अब हम बात करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के चरण कौन-कौन से थे। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में कई मोर्चों पर संघर्ष शुरू हुआ। इसके दो मुख्य परिदृश्य थे, जिसमें एक था पश्चिमी मोर्चा, जहां जर्मनों ने ब्रिटेन, फ्रांस और वर्ष 1917 के बाद अमेरिकियों के साथ संघर्ष किया। दूसरा मोर्चा पूर्वी मोर्चा था, जिसमें रूसियों ने जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन सेनाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा। ईयर 1914 में थोड़े समय के लिए जर्मनी को युद्ध में बढ़त हासिल हुई। उसके बाद पश्चिमी मोर्चा स्थिर हो गया और एक लंबा तथा क्रूर युद्ध शुरू हो गया। इस बीच पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी की स्थिति मजबूत हो गई, लेकिन निर्णायक रूप से ऐसा नहीं हुआ। वर्ष 1917 में दो घटनाएं घटित हुई, जिन्होंने संपूर्ण युद्ध का रुख ही बदल दिया। सर्वप्रथम, जहां एक ओर संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों के बेड़े में शामिल हो गया, वहीं दूसरी ओर रूसी क्रांति के बाद रूस युद्ध से बाहर हो गया और उसने एक अलग शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। अंत में वर्ष 1918 में जर्मन आक्रमण के बाद मित्र देशों के पलटवार ने जर्मन सेना को निर्णायक वापसी हेतु मजबूर कर दिया। अक्टूबर-नवंबर 1918 में क्रमशः तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे जर्मनी अकेला पड़ गया। युद्ध में हार और आर्थिक संकट के कारण जर्मनी में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई और जर्मन सम्राट काइजर विलियम द्वितीय को गद्दी त्यागनी पड़ी। इसके बाद जर्मनी में वीमर गणतंत्र की स्थापना हुई। साथ ही नई सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और यह प्रलयकारी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब हम बात करते हैं कि युद्ध के लिए आखिर उत्तरदायी कौन था। युद्ध में सम्मिलित कोई भी देश युद्ध के लिए स्वयं को उत्तरदायी नहीं मानता था, बल्कि वो ये दावा करते थे कि उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की चेष्टा की, लेकिन शत्रु राष्ट्र की नीतियों के कारण युद्ध हुआ। हालांकि वर्साई संधि की एक धारा में जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों को युद्ध के लिए उत्तरदायी माना गया, किंतु यह मित्र राष्ट्रों का एक पक्षीय निर्णय था। वस्तुतः प्रथम विश्व युद्ध के लिए सभी राष्ट्र उत्तरदायी थे, सिर्फ जर्मनी ही इसके लिए जवाबदेह नहीं था। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की जायज मांगों को अस्वीकार कर युद्ध आरंभ करवा दिया था और ऑस्ट्रिया द्वारा युद्ध की घोषणा किए जाने से रूस सैनिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य हुआ। सर्बिया की समस्या को कूटनीतिक स्तर पर हल करने की बजाय रूस ने इसका समाधान सैनिक कार्रवाई द्वारा करने का निर्णय लिया। जर्मनी की मजबूरी रही थी कि वह अपने मित्र राष्ट्र ऑस्ट्रिया का साथ नहीं छोड़ सकता था, इसलिए रूस द्वारा सैनिक कार्यवाही आरंभ होने पर जर्मनी भी सैन्य कार्यवाही हेतु बाध्य हुआ। इंग्लैंड ने भी युद्ध की स्थिति को टालने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उसने अपने सहयोगी राष्ट्रों को भी युद्ध से अलग रहने की सलाह नहीं दी। फलतः दोनों गुटों के राष्ट्र युद्ध में सम्मिलित होते गए और एक छोटा युद्ध विश्व युद्ध में परिणत हो गया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के लिए सभी राष्ट्र उत्तरदायी थे। इसके लिए किसी एक राष्ट्र को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। बढ़ते हैं युद्ध के परिणाम की ओर। इसके कई सारे परिणाम रहे, जैसे आर्थिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों का बहुत अधिक धन खर्च हुआ। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी इकोनॉमी से प्राप्त धन का लगभग 60% हिस्सा युद्ध में खर्च किया। देशों को टैक्सेस को बढ़ाना पड़ा और अपने नागरिकों से धन भी उधार लेना पड़ा। उन्होंने हथियार खरीदने और युद्ध के लिए आवश्यक अन्य चीजों हेतु भी अपार धन व्यय किया। इस स्थिति ने युद्ध के बाद मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को जन्म दिया। दूसरा परिणाम था राजनीतिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध ने 4 राजतंत्रों को समाप्त कर दिया। रूस के सीजर निकोलस द्वितीय, जर्मनी के कैसर विल्हेम, ऑस्ट्रिया के सम्राट चार्ल्स और ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान को पद छोड़ना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व मानचित्र में परिवर्तन आया। साम्राज्यों के विघटन के साथ ही पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया जैसे नए राष्ट्रों का उदय हुआ। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और रशिया की सीमाएं बदल गई।
बाल्टिक साम्राज्य रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिए गए। एशिया और अफ्रीकी उपनिवेशों पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार होने से वहां भी परिस्थिति बदली। इसी प्रकार जापान को भी अनेक नए क्षेत्र प्राप्त हुए। इराक को ब्रिटिश एवं सीरिया को फ्रांसीसी संरक्षण में रख दिया गया। फिलिस्तीन इंग्लैंड को दे दिया गया। अगर हम बात करें सामाजिक परिणाम की, तो विश्व युद्ध ने समाज को पूरी तरह से बदल दिया था। जन्म दर में गिरावट आई क्योंकि लाखों युवा मारे गए। 8 मिलियन लोग उस समय मारे गए थे, आपको बता दें। लाखों लोग घायल हो गए और कई अन्य विधवा और अनाथ हो गए। नागरिकों ने अपनी जमीन खो दी और अन्य देशों की ओर प्रवास किया। महिलाओं की भूमिका में भी परिवर्तन आ गया। उन्होंने कारखानों और दफ्तरों में पुरुषों का स्थान लिया। उन्होंने कारखानों और कार्यालयों में पुरुषों की जगह लेने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। कई देशों ने युद्ध समाप्त होने के बाद महिलाओं को अधिक अधिकार दिए, जिसमें वोट देने का अधिकार भी शामिल था। उच्च वर्गों ने समाज में अपनी अग्रणी भूमिका खो दी। युवा, मध्यम और निम्न वर्ग के पुरुषों तथा महिलाओं ने युद्ध के बाद अपने देश के पुनर्गठन की मांग की। इसी क्रम में ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस यानी वर्सेल्स या वर्साई की ट्रीटी 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। वर्साई की संधि दुनिया को दूसरे युद्ध में ले जाने से रोकने का प्रयास थी। आइए जान लेते हैं कि वर्साई की संधि के कुछ प्रमुख बिंदु क्या हैं। यह संधि अलग अलग खंड में विभाजित थी, जिसके अंदर कई सारी धाराएं शामिल हैं। प्रादेशिक खंड, फ्रांस ने अल्सास और लॉरेन को वापस पा लिया। यूपेन और मालदेमी बेल्जियम के हाथों में चले गए। पूर्वी क्षेत्रों को पोलैंड ने नष्ट कर दिया, जिससे पूर्वी प्रशिया क्षेत्र रूप से अलग अलग पड़ गया। डेंटिग और मेमेल पूर्व बाल्टिक जर्मन शहरों को मुक्त शहर घोषित किया गया था। डेनमार्क ने उत्तरी श्लेस्विग होल्स्टीन पर कब्जा कर लिया। जर्मनी ने अपने सभी उपनिवेश खो दिए और विजेता देशों ने उन्हें वापस ले लिया। दूसरा खंड था सैन्य खंड। जर्मन नौसेना पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। सेना की संख्या में नाटकीय कमी, केवल 1 लाख सैनिकों की अनुमति और टैंक, विमान और भारी तोपखाने रखना निषेध किया गया। राइनलैंड क्षेत्र का विसैन्यीकरण किया गया। आगे हम बात करते हैं युद्ध सुधार की। तो इस संधि ने जर्मनी और उसके उन सहयोगियों को कुल हानि और क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया जो कि मित्र राष्ट्रों द्वारा पीड़ित थे, और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें युद्ध के पुनर्मूल्यांकन के लिए मजबूर किया गया था। इसी क्रम में हम बात करेंगे कुछ अन्य संधियों की। न्यूली ट्रीटी यानी न्यूली की संधि बुल्गारिया के साथ हस्ताक्षरित हुई। छोटे बाल्कन देशों को बहुत अधिक क्षेत्रीय नुकसान हुआ और बुल्गारिया के अनेक क्षेत्र यूनान, युगोस्लाविया और रोमानिया को दे दिया गया। सर्व्स ट्रीटी, सेवर्स की संधि भी इसे कहते हैं, तुर्की के साथ हस्ताक्षरित की गई। सेवर्स की संधि बेहद कठिन थी और इसने तुर्की के राष्ट्रीय विद्रोह का नेतृत्व किया। इसके अंतर्गत ऑटोमन साम्राज्य विखंडित कर दिया गया तथा इसके अनेक क्षेत्र यूनान और इटली को दे दिए गए। फ्रांस को सीरिया तथा पैलेस्टीन, इराक और ट्रांसजॉर्डन को ब्रिटिश मैंडेट के अंतर्गत कर दिया गया। हालांकि युद्ध के कारण कई अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन भी देखने को मिले। अमेरिका, जिसने अपने क्षेत्र में संघर्ष का अनुभव किए बिना युद्ध जीत लिया था, पहली विश्व शक्ति बन गया। युद्ध में पुरुषों के संलग्न होने के कारण महिलाएं कार्यबल में शामिल हुई, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बड़ा कदम था। युद्ध के दौरान चरम राष्ट्रवाद का अनुभव किया गया, जिसने कम्युनिस्ट क्रांति का डर पैदा किया और कुछ देशों के मध्यम वर्ग की आबादी को चरम अधिकारों की मांग की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इसने फासीवादी आंदोलनों के प्रति आकर्षण भी पैदा किया। राष्ट्र संघ का गठन हुआ। यूनाइटेड नेशंस प्रथम विश्व युद्ध के बाद विकसित एक अंतरराष्ट्रीय राजनयिक समूह था, जिसका गठन देशों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए किया गया। आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और भारत
यानी भारत के लिए प्रथम विश्व युद्ध का क्या महत्व रहा। क्योंकि इस युद्ध में ब्रिटेन भी शामिल था और उन दिनों भारत पर ब्रिटेन का शासन हुआ करता था, अतः इस कारण हमारे सैनिकों को इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। इसके अतिरिक्त उस समय भारतीय राष्ट्रवाद के प्रभुत्व का दौर था। राष्ट्रवादी ये मानते थे कि युद्ध में ब्रिटेन को सहयोग देने के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों द्वारा भारतीय निवासियों के प्रति उदारता बरती जाएगी और उन्हें अधिक संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। इस युद्ध के बाद वापस लौटे सैनिकों ने जनता का मनोबल बढ़ाया। दरअसल भारत ने लोकतंत्र की प्राप्ति के वादे के तहत इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया था, लेकिन युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति असंतोष का भाव जागा और उनमें राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, जिसके चलते जल्द ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इस युद्ध के बाद यूएसएसआर के गठन के साथ ही भारत में भी साम्यवाद का प्रसार यानी सीपीआई के गठन हुआ और परिणामतः स्वतंत्रता संग्राम पर साम्राज्यवादी समाजवादी प्रभाव देखने को मिला। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने का क्या कारण रहा? भारतीय सैनिकों ने युद्ध के मैदान में बहादुरी के साथ लड़कर अपने कबीले या जाति को सम्मान दिलाने के कार्य को अपने कर्तव्य के रूप में देखा। एक भारतीय पैदल सैनिक का मासिक वेतन उस समय महज 11 रुपए हुआ करता था, लेकिन युद्ध में भाग लेने से अर्जित अतिरिक्त आय किसान परिवार के लिए एक अच्छा विकल्प थी। इसलिए युद्ध में शामिल होने का एक उद्देश्य धन की प्राप्ति को भी माना जा सकता है। अक्सर विभिन्न पत्रों में उल्लेख मिलता है कि भारतीय सैनिकों ने सम्राट जॉर्ज पंचम के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर इस युद्ध में हिस्सा लिया था। गौरतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और देश का सामाजिक आर्थिक विकास एक दूसरे से अलग तो नहीं है, बल्कि यह सह संबंधित है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भारत को वैश्विक घटनाओं और इसके विभिन्न प्रभावों से जोड़ने का कार्य किया। इसके विभिन्न प्रभाव हैं। राजनीतिक प्रभाव। युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में पंजाबी सैनिकों की वापसी ने उस प्रांत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों को भी उत्तेजित किया, जिसने आगे चलकर व्यापक विरोध प्रदर्शनों का रूप ले लिया। उल्लेखनीय है कि युद्ध के बाद पंजाब में राष्ट्रवाद का बड़े पैमाने पर प्रसार हुआ हेतु सैनिकों का एक बड़ा भाग सक्रिय हो गया। जब 1990 का मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स गृह शासन की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा, तो भारत में राष्ट्रवाद और सामूहिक नागरिक अवज्ञा का उदय हुआ। युद्ध हेतु सैनिकों की जबरन भर्ती से उत्पन्न आक्रोश ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की पृष्ठभूमि तैयार की। सामाजिक प्रभाव। युद्ध के तमाम नकारात्मक प्रभावों के बावजूद वर्ष 1911 और 1921 के बीच भर्ती हुए सैनिक समुदायों की साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। युद्ध के मैदान में पुरुषों की उपयोगिता की धारणा का उन दिनों महत्व होने के कारण सैनिकों ने अपनी विदेशी अभियानों हेतु पढ़ना लिखना सीखा। युद्ध में भाग लेने वाले विशेष समुदायों का सम्मान समाज में बढ़ गया। इसके अतिरिक्त गैर लड़ाकों की भी संख्या में भारत से भर्ती की गई, जैसे कि नर्स, डॉक्टर इत्यादि। अतः इस युद्ध के दौरान महिलाओं के कार्य क्षेत्र का भी विस्तार हुआ और उन्हें सामाजिक महत्व भी प्राप्त हुआ। हालांकि भारतीय समाज को ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक सेवाओं से वंचित कर दिया गया, जहां पहले से ही इस प्रकार की सेवाएं कौशल का अभाव था। बात करते हैं आर्थिक प्रभाव की। ब्रिटेन में भारतीय सामानों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई, क्योंकि ब्रिटेन में उत्पादन क्षमता पर युद्ध के कारण बुरा प्रभाव पड़ा था। हालांकि युद्ध के कारण शिपिंग लेन में व्यवधान उत्पन्न हुआ, लेकिन इसका ये अर्थ था कि भारतीय उद्योगों को ब्रिटेन और जर्मनी से पूर्व में आयात किए गए इनपुट की कमी की वजह से असुविधा का सामना करना पड़ा था। अतः अतिरिक्त मांग के साथ साथ आपूर्ति की बाधाएं भी मौजूद थी। युद्ध का एक और परिणाम मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के रूप में सामने आया। ईयर 1914 के बाद 6 इयर्स में औद्योगिक कीमतें लगभग दुगनी हो गईं और तेजी से बढ़ती कीमतों ने भारतीय उद्योगों को लाभ पहुंचाया। कृषि उत्पादों की कीमत औद्योगिक कीमतों की तुलना में धीमी गति से बढ़ी। अगले कुछ दशकों में विशेष रूप से ग्रेट डिप्रेशन के दौरान वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही।
खाद्य आपूर्ति, विशेष रूप से अनाज की मांग में वृद्धि से खाद्य मुद्रास्फीति में भी भारी वृद्धि हुई। यूरोपीय बाजार को नुकसान के कारण जूट जैसे कैश क्रॉप्स के निर्यात को भी भारी नुकसान पहुंचा। वहीं कपास जैसे घरेलू विनिर्माण क्षेत्रों में ब्रिटिश उत्पादों में आई गिरावट से लाभ भी हुआ, जो कि युद्ध पूर्व बाजार पर हावी था। ब्रिटेन में ब्रिटिश निवेश को पुनः शुरू कर दिया गया, जिससे भारतीय पूंजी के लिए अवसर सर्जित हुए। हालांकि यह सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए एक युद्ध के विचार के विपरीत निकला। वर्सटाइल की संधि के माध्यम से जर्मनी का आर्थिक बर्बादी और राजनीतिक अपमान को सुनिश्चित किया गया, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में परिणत हुआ। यह हमने बात की प्रथम विश्व युद्ध की। तो जुड़े रहिए सिविल पांडा के साथ ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण खबरों के लिए।